ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। इसमें ये z जो है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब बाकी चीजें क्या है इसके अंदर, x क्या चीज है, x बेसिकली रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना। लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू आर ई जेड, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। y क्या चीज है, y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसका इमेजिनरी पार्ट है y। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू आई एम जेड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन के तरीके हुए। दोनों में ही आपको ये बात समझनी है कि बोथ ऑफ दीज x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दोनों ही बेसिकली क्या होना चाहिए, रियल है। तो ये इमेजिनरी पार्ट y, लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये बेसिकली एक रियल नंबर ही होगा। अब इमेजिनरी पार्ट है y का, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर एक चीज और है, ये i। व्हाट इज दिस i? i को कहते हैं कि ये है बराबर स्क्वायर रूट -1 के, बात समझ में। और ये जो i है इसका नाम है आयोटा, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ते हैं इसको आयोटा है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, स्क्वायर रूट -1 के बराबर होती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि i एक ऐसा नंबर है जिसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर बनता है, -1 के बराबर। तो i का जब हम स्क्वायर करते हैं किसके बराबर बनता है, -1 के बराबर बनता है। ये चीज नोट करिए, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। तो ये i जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको बेसिकली क्या बना देगा, ये इमेजिनरी बना देगा। क्या बना देगा, इमेजिनरी बना देगा। तो ये जो हमने z लिखा था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये बेसिकली क्या चीज है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये यहां पर आर ई है प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट है। आर ई वॉट, आर ई ऐसे लिखना ठीक नहीं है, आर ई जेड है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो आई जिस पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है वही बेसिकली क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। हालांकि ये दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, एक्स भी और वाई भी। अच्छा, रियल नंबर है तो क्या ये जीरो भी हो सकते हैं, हाँ ये जीरो भी हो सकते हैं। क्या ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, हाँ नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z1 इज इक्वल टू लेट -2 प्लस 5i, ऐसे करके लिखा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर x क्या है, -2 है, जिसके साथ i मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या चीज है, y, वो इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब REZ1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, -2, और IMZ1 ये किसके बराबर है, +5 के बराबर है। बात समझ में। क्या वैल्यू स्क्वायर रूट में हो सकती है, हाँ स्क्वायर रूट में भी हो सकती है। जैसे मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं, Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 5i। बात समझ में। इसके अंदर RE रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 इज स्क्वायर रूट 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 5 के बराबर है। तो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब जैसे मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, सपोज करिए मैंने कोई नंबर लिखा Z3 इज इक्वल टू 9, मैंने सिर्फ 9 लिखा। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे, ये बात याद रखिए, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे तो जो भी नंबर हमारे सामने होगा, बात समझ में,
जो भी नंबर हमारे सामने है वो कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही है हमेशा, चाहे उसके अंदर आई नजर आ रहा हो या नजर आ रहा हो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इस 9 को मैं लिखूंगा 9 प्लस 0i। बात समझ में? इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसके अंदर कौन सा पार्ट 0 है? इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए हमने आई को लिखा नहीं है। लेकिन लॉजिकली जब भी हम कन्वेंशनली इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आई को, जिससे ये बात पता चल जाएगी कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। बात समझ में? इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ Z3 इज इक्वल टू 9 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं, यहां तक नोट करिए। देखिए, सपोज हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है? कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। यही तो मतलब है इसका कहने का, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। जब रियल पार्ट 0 होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हियर z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जब रियल पार्ट 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। ओके, इफ अगर किसी दिन y इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट 0 है, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तब क्या होगा? हियर z इज प्योरली रियल नंबर। ये क्या हो जाएगा? प्योरली रियल नंबर। जितने भी नंबर हमने अभी स्टडी किए हैं 10 तक, 8, 9, 10 में जितने भी नंबर स्टडी किए हैं वो ऐसे ही हैं। उसके अंदर बेसिकली क्या है कि इमेजिनरी पार्ट 0 होता था। जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता था तो नंबर कहां पे लाई करता था? नंबर लाई करता था नंबर लाइन के ऊपर। बात समझ में? अभी आपके समझ में आएगा नंबर लाइन के अलावा भी नंबर होते हैं क्या? हाँ, तो जितने कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो बेसिकली अगर उसके पास इमेजिनरी पार्ट है तो वो नंबर लाइन के ऊपर नहीं होते हैं, नंबर लाइन से ऊपर या नंबर लाइन के नीचे होते हैं। ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है तो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? प्योरली रियल, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा z1 इज इक्वल टू 5, कैसा नंबर है भैया? कैसा नंबर है? प्योरली रियल है। क्यों प्योरली रियल है? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या चीज है? 0, है ना। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिखी z2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2i, ऐसा लिखा मैंने। ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली रियल पार्ट ऑफ z2 कितना भी? 0 है। तो ये z2 कैसा बन गया? ये प्योरली इमेजिनरी बन गया। ठीक है, नोट करिए। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। नोट किया है यहां तक? मिटा दो। ठीक, अब थोड़ा सा आई की बात कर लेते हैं, है ना।
थोड़ी सी आई की बात कर लेते हैं। आई को हमने क्या बोला था बच्चों अभी? आई को हमने बोला था स्क्वायर रूट -1, ठीक है। ओके, आई की पावर देखते हैं। जब आई की पावर 2 होगी यानी आई स्क्वायर होगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? -1 बन जाएगा। जिस दिन आई की पावर एक और बढ़ा दी यानी आई क्यूब कर दिया, उस दिन क्या बन जाएगा ये? उस दिन हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू -i। आई स्क्वायर -1 के बराबर है, आई खड़ा रहेगा। बात क्लियर? जिस दिन इसकी पावर 4 कर दी क्या बन जाएगा ये? आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू 1, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है ना? क्या बन जाएगा? 1। तो हमें समझ में आया आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i, आई की पावर 4 इज इक्वल टू आई, है ना? जरा सा चीज को आगे बढ़ा देते हैं। आई की पावर 5 निकालते हैं बच्चों। आई की पावर 5 किसके बराबर होगा? आई की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आई की पावर 4 तो 1, तो क्या बन जाएगा ये? सिंपल बात हो गया, है ना? और ये बेसिकली आई की पावर 1 के बराबर ही है। आई की पावर 1 इज इक्वल टू आई की पावर 5। बात समझ में? अच्छा, आई की पावर 6 कर लेते हैं। आई की पावर 6 किसके बराबर होगा? आई की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आई स्क्वायर। आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1, इसलिए दे रहे बार 4 क्योंकि ये 1 था। आई स्क्वायर किसके बराबर है? -1। तो किसके बराबर आ गया बच्चों? ये -1 के बराबर, यानी आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई की पावर 6। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आई की पावर 7 देख लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा? आई की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आई क्यूब। आई की पावर 4 अगेन 1 है। आई क्यूब किसके बराबर है? -1, सॉरी -i। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आई की पावर 8 और देख लेते हैं। आई की पावर 8 किसके बराबर होगा? आई की पावर 8 होगा आई की पावर 4, आई की पावर 4 और ये दोनों होगा। तो आप जरा सा गौर करिए, आई की पावर 1 तो आई था, आई की पावर 5 भी आई था, आई स्क्वायर -1, आई स्क्वायर भी -1, आई की पावर 6 भी -1, आई क्यूब -i के बराबर है, आई 7 भी -i के बराबर है। आई की पावर 4 1 है, आई की पावर 8 1 है। अगर इसको वापस चला दें आई की पावर 9 तो इसकी लॉजिक से मैं ये लिख सकता हूं कि इसके बराबर होगा। आई की पावर 10 -1 के बराबर होगा, आई की पावर 11 -i के बराबर होगा और आई की पावर 12 वापस 1 के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 4 वैल्यूज रिपीट करती हैं जब भी आई की पावर लगती है। बात समझ में आ रही? कौन कौन सी वैल्यू रिपीट कर रही है आई की पावर में? आई की पावर जब भी होगी, यानी मैं कहूं आई की पावर n, तो ये सिर्फ 4 ही वैल्यूज बनेंगी। या तो ये i बनेगा, या ये -1 बनेगा, या ये -i बनेगा, या ये 1 बनेगा। इन 4 के अलावा कोई वैल्यू बन नहीं सकती अगर n इंटीजर है। if n is an integer, है ना, या नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर कह देते हैं फॉर पेपर साइड। इफ n इज एन नेचुरल नंबर तो हमेशा ये सिर्फ 4 वैल्यू ही रिपीट होंगी। तो इससे एक बात समझ में आती है, मैं एक बात लिख सकता हूं इसको, है ना। क्या लिख सकता हूं? अगर मैंने बोला आई एन इज इक्वल टू आई, अब 4 में तोड़ लूं 4k प्लस r। अगर मैं इसको 4 में तोड़ दूं इस n को, है ना, अभी बताऊंगा मैं प्रॉब्लम करके। तो 4k ये क्या बनेगा भाई? अगर k, इफ k इज एन इंटीजर, इफ k इज ए रियल नंबर, है ना, इफ k बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, अगर k कोई नेचुरल नंबर है ना, या 0 भी है, होल नंबर है कोई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? i की पावर r। बोलो बात समझ में आ रही है यानी, है ना। एक प्रॉब्लम देखते हैं छोटी सी।
सपोज मैं लिखूं i की पावर 97, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, i रेज़ टू द पावर 97 कैलकुलेट करनी है मुझे। ठीक है, कैसे करूंगा, है ना। इस i की पावर 97, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, i रेज़ टू द पावर 4 इंटू, है ना, क्या लिख सकता हूं, 97 को 4 इंटू 24 लिख दूं, प्लस बताओ इसके बाद क्या बचेगा, क्या बचा, और 3 बचा, 1 बचेगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू 24 को i की पावर 4 इंटू 24 और क्या बचा, इंटू i, और ये क्या बन जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, इंटू i, और किसके बराबर आ गया ये, i के बराबर। तो i रेज़ टू द पावर 97 किसके बराबर हो जाएगा, i के बराबर। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसी तरह से एक प्रॉब्लम खुद कीजिएगा, इवेलुएट i रेज़ टू द पावर 131, ये किसके बराबर होगा, एक प्रॉब्लम और है, अच्छी प्रॉब्लम है, i रेज़ टू द पावर 4k प्लस 1 माइनस i रेज़ टू द पावर 4k माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट, ओके, वेयर दिस k belongs टू ए नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बात समझ में आती, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई इसको, हाँ, ये नेचुरल नंबर है तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम i माइनस i रेज़ टू द पावर -1 लिख सकते हैं अपॉन 2। ठीक है, i माइनस 1 अपॉन i अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये, i स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2i। ठीक है, जिस दिन i स्क्वायर को ऑपरेट करूंगा क्या बनेगा ये, -1 अपॉन 2i माइनस 2 अपॉन 2i, 2 तो 2 से काट देंगे, क्या बन गया ये, -1 अपॉन i। ये भी आंसर है, लेकिन हम जैसे स्क्वायर रूट या रूट वाली वैल्यूज को नीचे नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में, ऐसे ही हम i को भी नहीं छोड़ते। तो अब i को कैसे करें खत्म, तो अगर खाली i दिख रहा है, i को नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके छुट्टी करिए। इसको क्या करें, i को ऊपर मल्टीप्लाई किया, i को नीचे मल्टीप्लाई किया, i इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा, -i, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा, -1, क्या मिल गया आपको, i। आंसर नोट कर लीजिए। ओके, और एक प्रॉब्लम देखेंगे। सपोज मैंने लिखा किसी दिन n फ्रॉम 1 to 100 एंड i की पावर n, ये कैलकुलेट करना है ना, ये किसके बराबर होगा, कैसे करेंगे, क्या मतलब होता है भाई इसका, ये बेसिकली क्या पढ़ते हैं, सिग्मा i रेज़ टू द पावर n वेयर n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 100,
बात समझ में आई? और हमेशा n कैसे बढ़ेगा, जैसे बता रखा है, एक एक के इटरेशन में बढ़ेगा, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। तो अगर इसको अगर हम लिखने पे आए तो ये बेसिकली कैसा है, इसका मतलब है i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, ऐसे ही तो है। कहां तक जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, i की पावर 100 तक जा रहे हैं। बोलो कहां तक जा रहे हैं, ये कर रखा है। अभी तो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं हुई है ना, है? अभी तो एडमिशन ही नहीं हुआ। तो i की पावर 1, i स्क्वायर, i क्यूब, i की पावर 4, और कहां तक जा रहे हैं, i की पावर 100 तक जा रहे हैं। कैसे करेंगे भाई, इसके अंदर खाली 4 वाली पावर थोड़ी है, 4 के मल्टीपल वाली पावर थोड़ी है, इसके अंदर तो और भी दूसरी पावर्स भी हैं जो 4 के मल्टीपल में नहीं है, वो भी हैं। तो एक खास रिजल्ट है, अगर इन चारों को जोड़ेंगे, पहली 4 को जोड़ेंगे, है ना, ये किसके बराबर आएगा, 0। कैसे बताइए, नहीं ये कैसे बताइए 0 आएगा, हाँ ये बेसिकली किसके बराबर है, i, ये किसके बराबर है, -1, i क्यूब किसके बराबर है, -i, और i की पावर 4 किसके बराबर है, 1। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ऐसे 25 बार लिखे हुए हैं, तो ये सबका सम किस आएगा, किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा i की पावर n, i इज इक्वल टू 1 to 100 इज इक्वल टू 0। इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिला है, इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मिला है कि i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 किसके बराबर है, 0 के बराबर होता है। ये याद रखना है, कई बार पुट करना है हमको, ये याद रखना है, कई बार पुट करना है, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये इसकी दूसरी शक्ल क्या है, आई की पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हम 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, ये भी बेसिकली 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये आई की पावर 4 के बराबर है। बात समझ में आई? तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब इज इक्वल टू 0। जब आगे के हम बड़े सवाल करेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत बार। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, एक प्रॉब्लम और करेंगे। अगर किसी दिन मैं लिख दूं आई रेस टू द पावर 261 प्लस आई रेस टू द पावर 349 प्लस आई रेस टू द पावर 596 प्लस आई रेस टू द पावर 511, और इसको डिवाइड करूं आई रेस टू द पावर 251 प्लस आई रेस टू द पावर 339 प्लस आई रेस टू द पावर 586 प्लस आई रेस टू द पावर 501। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब एक तरीका तो यह है, इसकी हर एक की वैल्यू निकाल लो, वैसे ही कैसे बताई थी, है ना। फिर इसको गौर से ध्यान से देखोगे तो हर एक की पावर बेसिकली 10-10 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 10-10 ज्यादा है। तो अगर इसमें से मैं न्यूमरेटर में से i की पावर 10, जरूरी नहीं हर बार 10 ज्यादा हो, कभी 2, 4, 5, है ना, कुछ और भी ज्यादा हो सकती है। i की पावर 10 अगर कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा बच्चों, i की पावर 251 प्लस i की पावर 339 प्लस i की पावर 586 प्लस i की पावर 501, और डिवाइड किससे हो रहा है बेटा, डिवाइड भी ये इसी से हो रहा है। i की पावर 251 प्लस i की पावर 339 प्लस i की पावर 586 प्लस i की पावर 501 से। जब ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो काट देते हैं इसको, और हमारे हाथ में क्या लगा, i की पावर 10।
आई की पावर 8 कितना होता है? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? आई की पावर 2 इंटू 4 इंटू आई की पावर 2, ऐसे लिख दूं? ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये 1 होता है, मुझे पता है आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आई? -1 आंसर। ठीक है, नोट करिए। एक अभी जो प्रॉब्लम करी थी उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम, उस जैसी एक और प्रॉब्लम, आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू वॉट? क्या करें इसमें? आई की पावर n कॉमन ले लेते हैं, आई की पावर n कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, है ना? ये किसके बराबर था? अभी बताया था ये 0 के बराबर है, तो यह आई की पावर n इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आंसर। समझ में आया? ठीक, अभी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज करते हैं जनरल। अगर मैं आपको कोई नंबर दूं तो आपको उसके अंदर 3 चीजें बतानी है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक है, तो अगर मैं कोई सपोज कहता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, सपोज मैंने कहा √2 माइनस 5i, तो बेटा इसका REZ कितना है? REZ है √2 और IMZ कितना है इसका? इमेजिनरी पार्ट कितना है? -5, ये हम जानते हैं। सपोज अब देखिए कोई नंबर दे रहा हूं मैंने दिया सपोज 1 प्लस √-3, एक दूसरा नंबर दे रहा हूं √-5, तीसरा नंबर दे रहा हूं 1 माइनस √5, चौथा नंबर दे रहा हूं -2 का अंडर रूट प्लस √7। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये 4 नंबर दे रहा हूं, इसमें आपको क्या क्या बताना है? ये तो नंबर मैंने दिए, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर z बताना है और ये बेसिकली रियल पार्ट, यानी आपको बेसिकली क्या बताना है? REZ बताना है और क्या बताना है आपको? IMZ बताना है। क्या बता सकते हैं आप लोग? है ना, बताओ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है यहां? कैसे लिखूं? 1 प्लस √3i ऐसे लिखूंगा, ठीक है। चलो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, दूसरा वाला बताओ। ये क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है तो हम सारा लिखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? 0 प्लस माइनस लिखेंगे या नहीं? हाँ, माइनस नहीं लिखेंगे, √5i। बेसिकली √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? √5 इंटू √-1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1 माइनस √5 प्लस 0i। समझ में आ रही बात?
ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √2i। बात समझ में आ रही है? अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया तो बहुत आसानी हो गई, जो i के अलावा पार्ट लिखा हुआ है वही बेसिकली रियल पार्ट हो जाएगा। तो रियल पार्ट इज 1, रियल पार्ट इज 0, रियल पार्ट इज 0, रियल पार्ट यहां पर 0, और यहां पर 0 नहीं होगा, यहां पर होगा 1 माइनस √5। यहां पर रियल पार्ट कितना है, एक मिनट, यहां मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये 3 लिख दिया मैंने गलत, ये 7 आएगा, तो अंडर रूट क्या आएगा 7। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट इज √3। देखिए इमेजिनरी पार्ट पूछा है तो आई नहीं लगाएंगे यहां पर, बात समझ में? ये कितना हो जाएगा √5, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा √2। समझ में आया? आसान है? ओके। प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी बता दिया मैंने आपको। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं, ये बहुत सी किताबों के अंदर लिखी हुई है ये वाली प्रॉब्लम। इफ z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i 2 sin थीटा -1 is purely real, is purely real. Find general values of z of theta। हमें बेसिकली सॉल्यूशन निकालना है इसका। सॉल्यूशन में जो वेरिएबल है थीटा उसकी वैल्यू निकालनी है और उसकी जनरल वैल्यू निकालनी है। बात समझ में? उसकी क्या निकालनी है, जनरल वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, मैंने जो आपको अभी तक बताया है इसका सॉल्यूशन उससे आसानी से निकाला जा सकता है। क्या करेंगे भाई, क्योंकि ये प्योरली रियल है, अगर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर हो जाएगा 0। इमेजिनरी पार्ट है किसके बराबर 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? अच्छा, 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो sin थीटा 1/2 कब होता है भाई? है sin थीटा 1/2 कब होता है? 30 पे होता है ना? तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और π/6 रेडियंस, है ना? अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जनरल वैल्यूज कर रहे हैं। जनरल वैल्यूज मतलब किसी भी टाइम पर आप निकालनी है ना? कोई मोटर रोटेट कर रहा है तो उसके खाली π/6 एंगल पर नहीं निकालना, कौन कौन से एंगल के ऊपर बेसिकली ये प्योरली रियल बन जाएगा नंबर, तो खाली π/6 पे नहीं बनेगा, है ना? इसको समझने के लिए अब इसका आंसर जो है, आंसर तो है ये π/6, बट इट इज नॉट द जनरल आंसर। जनरल आंसर क्या होगा, है ना? ध्यान से देखो, पहले मैं इसके कंसेप्ट समझाता हूं तुमको। अगर मैं साइन थीटा का कर्व बनाऊं, साइन थीटा का कर्व ये होता है, हम सब जानते हैं, बात समझ में आ रही है? तो थीटा हमें बेसिकली साइन थीटा कितना चाहिए, आधा चाहिए, आधा, हाफ चाहिए। तो हाफ यहां पर आ रहा है, तो ये बेसिकली π/6 यहां पर आया, π/6 यहां पर आया इस पॉइंट पर। लेकिन ये हाफ वैल्यू यहां पर भी तो होगी, यहां पर भी तो होगी। ये कौन सा एंगल होगा, देखो ये है पाई, इसमें से ये कितना माइनस कर दिया, π/6 माइनस कर दिया, तो ये एंगल कौन सा होगा, पाई माइनस π/6, तो कितना हो गया 5 π/6। क्या बात समझ में आती है? ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 150 डिग्री होगा। अच्छा, अभी और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे में यहां पर भी हाफ है,
ये कितना है 2 पाई और 30 डिग्री, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6। क्या बात समझ में आती है? और ये कितना है 3 पाई पाई 2 पाई 3 पाई। तो यहां ये वाला जो एंगल है, यहां ये जो गिर रहा है ये है 3 पाई माइनस पाई बाई 6। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सारे सॉल्यूशन है। क्या चीज है? सारे सॉल्यूशन है। और हर बार कितना जुड़ता चला जा रहा है? हर बार जो आता चला जा रहा है वो कितना चला जा रहा है? आता चला जा रहा है n पाई। एक बार पाई जुड़ता चला जा रहा है, एक बार पाई में से घट रहा है, एक बार पाई में जुड़ रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जनरल आंसर क्या होगा इसका? अब जरा सोचना, जनरल आंसर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब इस गुत्थी को हमें सुलझाना है कि जनरल आंसर देना है। हमें क्या देना है? जनरल आंसर देना है। तो -1 की पावर n पाई बाई 6 प्लस n पाई। तो जब ऑड होगा, जब भी पाई ऑड होगा तो उसमें से ये घट जाएगा। अब n की वैल्यू 1 पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट करो, n की वैल्यू 3 पुट करो, हर वैल्यू आती चली जाएगी। हर वैल्यू क्या होगी? आती चली जाएगी। वेयर n इज वेरिंग फ्रॉम 0 1 2 इस तरीके से। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसको नोट कर लो, कर्व भी बना के नोट करो, क्योंकि आगे चल के हमें बहुत काम करना है इसका। ठीक है, ये समझ में आया अच्छे से? चलो एक क्वेश्चन है नया, है ना? टिक द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इफ z प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, क्या लिखा हुआ है? रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0। बी लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। सी लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। और डी लिखा हुआ है z की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना। z प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 है। कौन सा वाला? बी।
ये वाला देखते हैं, z प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 है ना। इसको कैसे लिख लूं, इसमें z को कॉमन ले लो, 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो सॉल्यूशन आएंगे, दो सॉल्यूशन क्या आएंगे भाई, एक तो z इज इक्वल टू 0 आएगा, z इज इक्वल टू 0 आ गया, एक पार्ट एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा क्या आएगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये यहां से आएगा। भाई समझ में आ रहा है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ये आएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां से जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो z किसके बराबर आएगा, देखो z स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दे रखा है, z स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्लस माइनस आई। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा जब z इज इक्वल टू 0 दे रखा था तो ये क्या था, 0 प्लस 0i। तो हमारे पास z के कितने सॉल्यूशन आए, z इज इक्वल टू 0 प्लस 0i, z इज इक्वल टू 0 प्लस i, z इज इक्वल टू 0 माइनस i। ये तीनों तो सॉल्यूशन आए है ना। ध्यान से समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तीनों में रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, तीनों में रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, और इमेजिनरी पार्ट कभी 0 है, कभी +1 है, कभी -1। तो ये रूल आउट हो गया है ना। सही आंसर क्या होगा, ये होगा। रियल पार्ट इज लेस देन 0, ये भी रूल आउट हो गया। रियल पार्ट लेस देन 0 नहीं है, रियल पार्ट तो इक्वल टू 0 है तीनों बार, ठीक है। z की पावर 4, अगर हम यहां से z की पावर 4 निकालने की कोशिश करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। नोट करो, इसका आंसर क्या है, 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज of n for which n plus 1 की पावर 4 is n इंटीजर, ठीक है। n प्लस आई होगा ये, ठीक है। मैं देख लूँ एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन क्या है, कैसे करें, सीधे सीधे क्या करें, इसकी पावर 4 जो है ना, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इंटीजर है, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि n प्लस 1 की पावर 4 को जब हम खोल देते हैं तो ये क्या बनता है, इंटीजर बनता है। इंटीजर बनता है, इसका मतलब क्या है, इंटीजर बनेगा, इसका मतलब क्या है, ये कैसा नंबर, सॉरी ये 1 नहीं है, ये n प्लस आई है। ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, n प्लस आई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात पक्की है, ठीक है। लेकिन जब इसकी पावर 4 खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, हाँ इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा,
क्या बात समझ में आ रही है? खोल देते हैं, जहां आई आ रहा होगा उसके कोफिशिएंट को 0 पुट कर देंगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना, बहुत ही सिंपल। तो हम इसको लिखेंगे n प्लस आई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों? ये n स्क्वायर प्लस 2in माइनस 1, यही बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? और इसका क्या हो जाएगा? इसका एक बार और स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर रियल पार्ट कौन सा? n स्क्वायर माइनस 1, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा? 2n। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं चालाकी से, n स्क्वायर माइनस 1 एक तरफ प्लस 2n i दूसरी तरफ और इसका स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसको मैं कोई नाम दे दूं फिलहाल, बड़ा लंबा खोलना पड़ेगा क्योंकि, है ना। इसको मैं कह दूं p, इसको मैं कह दूं p, तो ये क्या बन जाएगा? p प्लस 2ni इसका स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, जिस दिन मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा? p स्क्वायर प्लस, बोलो जल्दी से, 4n स्क्वायर i स्क्वायर। ठीक है, और क्या बनेगा? प्लस 4pni। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये हिस्सा रियल है या नहीं? रियल है, आई स्क्वायर आ रहा है, माइनस 1 हो जाएगा, रियल है, इससे मतलब नहीं है। ये इंटीजर बन रहा है, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट, यानी ये वाला जो पार्ट है ये 0 होना है, और ये बेसिकली है कौन सा? ये इमेजिनरी पार्ट है, ये 0 होगा। बोलो बात समझ में आती है? ठीक है, तो 4pn मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? 4 टाइम्स p कितना है? n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अरे बोलो, n स्क्वायर माइनस 1 क्लियर हो रहा है? बहुत ही सिंपल है, फैक्टर हो चुके हैं इसके। 4n n प्लस 1 n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 0 आएगी, n की वैल्यू 1 आएगी, n की वैल्यू माइनस 1। कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज। तो n की ये 3 वैल्यूज हैं, तो आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि हमसे पूछा फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं? 3 इंटीग्रल वैल्यूज हैं। किसकी? n की। नोट करो। क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड f at 3 plus 2i if fx is equal to x raised to the power 4 minus 4x cube plus 4x square plus 10x plus 45। ठीक है,
क्या तरीका है इसका? एक तरीका तो ये है, ये निकालना है f एट 3 प्लस 2i पे निकालना है। इसका मतलब x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और x की जगह मैं क्या पुट कर दूं? x की जगह क्या पुट कर दूं? x इज इक्वल टू 3 प्लस 2i पुट कर दूं, यहां पर निकल आएगा आंसर। एक तरीका ये है, एक तरीका बेसिकली क्या है, ये है। ठीक है, ये लंबा तरीका है। अगर पावर और ज्यादा होती तो और दिक्कत होती, पावर अगर और ज्यादा होती ना तो और दिक्कत होती। इसको कैसे हल करूं मैं? इसके फैक्टर से। क्या करूं उसको? फैक्टर। फैक्टर से कैसे कैसे करूंगा? है? ऐसे कर लूं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2i, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4, जिस दिन इसका स्क्वायर होगा -4। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू -4। क्या हो गया ये? एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये क्या बन गया? अरे बोलो, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये तो एक सॉल्यूशन है। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे? x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 45। इसको किससे डिवाइड कर दो? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 से डिवाइड कर दो। करिए भी डिवाइड। आंसर क्या क्या मिलेगा मुझे? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर से इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 6x क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस 13x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहां पर 0 आएगा। ये क्या बन जाएगा? 2x क्यूब बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? प्लस 9x स्क्वायर 10x प्लस 45। क्या बात समझ में आती है? अब किससे मल्टीप्लाई कर दूं? प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे बोलो, कहां पर? इसमें से ये माइनस करना है। हाँ, यहां पर माइनस है। टू एक्स से करेंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा? 2x क्यूब, इसको 2x से करेंगे 6 दूनी 12 माइनस 12x स्क्वायर, इसको 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26x। इसमें से ये घटाना है 0, इसमें से ये घटाना है, कितना बचेगा? प्लस का 3x स्क्वायर, इसमें से ये घटाना है माइनस 16x प्लस 45। क्या बात समझ में आती है? अब किससे करूं? अब x स्क्वायर है 3 से प्लस 3। इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो इंपॉर्टेंट है। 3, ये क्या बचेगा? 3x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। 6 3 18 माइनस 18x प्लस 39। ठीक है, ये कटा, इसमें से ये माइनस करना, क्या बचेगा? 2x, इसमें से ये माइनस करना, क्या बचेगा? प्लस 6। यही तो बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, क्या लिखूं? ये मेरा जो fx था ये इसके बराबर था। ठीक है, तो मैं fx को लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। fx इज इक्वल टू, क्या मैं fx को ऐसे लिखूं? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6। बोलो,
ऐसे लिख सकता हूं, है ना। मुझे ये बताओ, ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर लिख सकता हूं मैं? 0 के बराबर लिख सकता हूं। ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर लिख सकता हूं? 0। क्यों 0? नहीं आई बात समझ में? ये 0 है ना, क्योंकि ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। सॉरी, ये वाला पार्ट, ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं है। ये 0 के बराबर है या नहीं? अभी तो प्रूफ किया था हमने, ठीक है। जो 0 के बराबर है तो ये पूरा 0, तो fx किसके बराबर हो गया? 2x + 6। बोलो बात समझ में आई या नहीं? fx किसके बराबर हो गया? हाँ, 2x + 6 भी क्या? अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देनी है हमको। क्या कब कहां पर निकालना है? 3 + 2i पर, 3 + 2i पर निकालना है ना। 3 + 2i + 6। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, किसके बराबर हो गया ये? 6 + 4i + 6 क्या हो गया? 12 + 4i। ठीक है, यही आंसर है। भी समझ में आ रहा है? तो एक तरीका क्या था? एक तरीका यह था कि x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते, तो पावर 4 निकालते, पावर 3 निकालते, पावर 2 निकालते, फिर उसको ऐड करते। लंबा प्रोसीजर होता। हमने क्या किया, यहां इसकी वैल्यू निकाली, इसको इससे डिवाइड किया, ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म किया और रिमाइंडर ही आंसर हो गया। क्लियर? नोट कर लो। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन होती हैं। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था जिसको, वो कौन सी फॉर्म थी बेसिकली, है ना। अभी क्या लिख रहा था मैं? z = x + iy। ये कौन सी फॉर्म है ना? ये कौन सी फॉर्म है? इट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको आप कार्टेशियन फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, आप वैसे बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान से समझो। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब क्या है कि बेसिकली एक प्लेन होगा,
प्लेन में ये तो बेसिकली रियल एक्सिस है। कौन सा है? रियल एक्सिस। इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ क्या? निगेटिव। और ये कौन सा एक्सिस है? इमेजिनरी एक्सिस। ये पॉजिटिव पार्ट और नीचे वाला निगेटिव पार्ट। ये क्या चीज है? ओरिजिन है। बात समझ में आ रही है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इस पूरे प्लेन में, इस प्लेन को क्या बोलते हैं? ऑर्गन प्लेन बोलते हैं। है एक्स वाई प्लेन हम बोलते हैं, वहां पर क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, है ना। ऊपर की तरफ जाएंगे इमेजिनरी पार्ट बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाएंगे इमेजिनरी पार्ट निगेटिव में बढ़ेगा, दाएं की तरफ जाएंगे रियल पार्ट पॉजिटिव में बढ़ेगा, बाएं की तरफ जाएंगे रियल पार्ट निगेटिव में बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? अब कोई भी नंबर है, सपोज करिए, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है। कैसे रिप्रेजेंट होता है? पॉइंट से। इस प्लेन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट होगा? पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा। बात समझ में आती है? अब पॉइंट से इस ओरिजिन की दूरी होगी कुछ, पॉइंट से इस ओरिजिन की कोई दूरी होगी, पॉइंट से इस एक्स एक्सिस की कुछ दूरी होगी, पॉइंट से इस वाई एक्सिस की कुछ दूरी होगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर अगर इसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? z से। तो हम क्या बोलते हैं? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। क्या बात समझ में आती है? तो ये जो लेंथ है एक्स एक्सिस पे, ये बेसिकली क्या चीज है? x। और y एक्सिस पे जो लेंथ है, ये बेसिकली क्या चीज है? y। इस x और y से मिलके ये बेसिकली क्या बना है? ये z बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। x जो है बेसिकली रियल लेंथ है और y क्या चीज है? इमेजिनरी लेंथ है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो x प्लस आई वाई बनेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में तो x माइनस आई वाई बनेगा। क्या बात समझ में आती है? बात क्लियर है इतनी, है ना? अच्छा, ये क्या चीज है भाई? ये लेंथ यहां से ओरिजिन से यहां की लेंथ, ओरिजिन से यहां की लेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं? मॉड z से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड z से। व्हाट इज दिस मॉड z? मॉड z है क्या? है? हाँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मॉड z किसके बराबर है? रियल प्लस इमेजिनरी इसका स्क्वायर। अब जो माइनस अगर होगा ना तो y के साथ वो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा? वापस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर कभी ऐसा नहीं है कि आप लोग माइनस पुट कर दो, क्योंकि यहां पे माइनस पुट करेंगे तो वापस में ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो कभी भी मॉड z इमेजिनरी नहीं होगा। मॉड z इज लेंथ, ये जो है क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, ये क्या चीज है भाई? एक्स एक्सिस से जब भी हम इसका एंगल लेंगे, इस लाइन का एंगल जो कि ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ रही है, तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर से थीटा से। इसको बोलते क्या है? नहीं, थीटा को बोलते क्या है? थीटा का नाम क्या है? थीटा का नाम है आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आपसे कहा जाएगा कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पता करिए, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पता करिए, है ना। अब आर्गुमेंट होगा क्या? या ध्यान से समझ लीजिए, ये फार्मूले समझ लीजिए ध्यान से कि अगर हमें दो चीजें दे रखी हैं तो तीसरी एक फॉर्म दे रखी है तो दूसरी फॉर्म कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। तो एक फॉर्म तो z की ये है कि आप लिखें x प्लस आई वाई। ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है या रेक्टेंगुलर फॉर्म है। बस समझ में आ रही है? दूसरी फॉर्म क्या है z की? दूसरी फॉर्म है मॉड z। और क्या लिखें? ऐसे एंगल में थीटा लिख दें। ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है? ये बेसिकली पोलर फॉर्म है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। आगे फिर यूलर फॉर्म पढ़ेंगे, है ना, आई लगा के। तो अभी तो हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। इन दोनों में कोई एक चीज दे रखी है तो दूसरी निकालनी है हमको। क्या निकालनी है? दूसरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई?
फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई दे रखा है, तो मॉड जेड किसके बराबर होगा? अभी मैंने बताया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। और थीटा किसके बराबर होगा? थीटा बराबर होगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। थीटा में भी निगेटिव, बात समझ में आ रही है? तो z और थीटा निकाल सकते हैं। अगर x और y निकालना है और z दे रखा है, तो मॉड z cos थीटा, y निकालना है तो मॉड z sin थीटा। तो अगर कोई एक फॉर्म दे रखी है तो दूसरी फॉर्म को आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, है ना? नोट करो। कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, पॉइंट जरूरी है लिखना। पॉइंट क्या है? इफ z is a complex number x plus iy, then z can be represented by a point of coordinates, by a point with coordinates x, y। बात समझ में? तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हम z को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम बेसिकली वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर z also behaves like a position vector। ठीक है? कैसे रिप्रेजेंट करता, कैसे बेसिकली बिहेव करता है? ये पोजीशन वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करता है। जैसे जहां पे हमने पॉइंट लगा लिया, हमने पॉइंट तो यहां पर लगा लिया और यहां से अब इसकी पोजीशन पता लगती है कि यहां पर है और दूरी भी पता लगती है। तो इसका मतलब इसके पास एक तरह से मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है? तो ये बेसिकली कैसे पता लगता है? पोजीशन वेक्टर की तरह पता। अब पोजीशन वेक्टर है तो जिस तरह से फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते थे, इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे अभी हम। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, ओके, ध्यान से देखेंगे। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आगे की बातें और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ध्यान से देखना। अगर मैं किसी दिन ये रियल एक्सिस बनाया और ये इमेजिनरी एक्सिस बनाया, बात समझ में? अब सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं मैं। अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर ले लूं, इसको बोलूं x, y, है ना, इमेजिनरी एक्सिस पे, तो बेसिकली इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो y और रियल पार्ट जो है बेसिकली x है। बात समझ में आ रही है? जिस दिन मैं इस रियल एक्सिस को आईना मान के इसकी इमेज ढूंढूंगा, मुझे कहां पे दिखेगा ये? क्या मुझे ये यहां पर नहीं दिखेगा? यहां पे दिखेगा या नहीं दिखेगा? यहां पे दिखेगा।
तो ये क्या बन गया, x कॉमा माइनस वाई बन गया। ठीक है, जिस दिन मैं इसकी इमेज इधर देखूंगा y एक्सिस को आईना मान के, क्या मिलेगा बोलो, माइनस एक्स माइनस वाई दिखेगा, दिखेगा। जिस दिन मैं y एक्सिस को आईना मान के इधर देखूंगा इसको, क्या दिखेगा जरा जल्दी से बताओ, ये यहां पर दिखेगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस वाई। क्या बात समझ में आ रही है ना? क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। अरे रेक्टेंगल बन गया नहीं बन गया, ये बताओ, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब जरा एक काम की बात समझ लो, एक चीज होती है कॉन्जुगेट, क्या चीज होती है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट है ना। कॉन्जुगेट क्या होता है, ध्यान से देखना, अगर मैंने लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं बार से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से। तो z बार, तो इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये i के पास जो साइन खड़ा हुआ है, अगर ये प्लस खड़ा हुआ है तो माइनस कर देना है, माइनस खड़ा हुआ है तो प्लस, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। इमेजिनरी पार्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, -1 से, बस। तो यहां पर ये मिल जाएगा माइनस आई वाई, है ना। जनरल फॉर्म अगर मैं देखूं, अगर z लिखा हुआ है x प्लस माइनस आई वाई, तो z बार किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस प्लस आई वाई। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, नोट करने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक बात और जरा गौर कर लेते हैं यहीं पर ही, अगर मैं z बार का कॉन्जुगेट पता करना चाहूं, z बार का कॉन्जुगेट पता करना चाहूं, तो इसके ऊपर एक बार और लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई, तो z बार ये बैठा हुआ है, तो यहां का जो साइन है वो कितनी बार बदलूंगा मैं, 2 बार बदलूंगा। तो 2 बार बदलने के बाद वापस कहां पहुंच जाऊंगा, अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, z। तो जब भी 2 बार लगे हुए होंगे वो ऐसे ही है कि यहां पर कोई बार नहीं लगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं conjugate of a conjugate of complex number is equal to the original complex number। क्या बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, अब वापस अपने यहां पर आ जाते हैं, ऑर्गेनिक प्लेन पे ये हमने जो बनाया था एक्स वाई। भाई अगर मैं इसको z बोल रहा हूं, अगर मैं इसको क्या बोल रहा हूं, z बोल रहा हूं, तो बच्चों ये बताओ ये z बार है या नहीं। तो x एक्सिस में जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज देखेंगे, क्या दिखेगा हमको, उसका कॉन्जुगेट दिखेगा। क्या दिखेगा, कॉन्जुगेट। और y एक्सिस में जब भी हम दिखेंगे क्या दिखेगा, अभी बताता हूं कैसे दिखेगा। अच्छा, इस कॉन्जुगेट का जब भी y एक्सिस में देखेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ ध्यान से देखो इसको, इसमें से माइनस कॉमन अगर ले लो तो ये -z दिखेगा या नहीं, ये -z है या नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, इसको जरा यहां पर देख लो, -z का कॉन्जुगेट, बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो जब भी y एक्सिस में z को देखेंगे तो नेगेटिव भी हो जाएगा और कॉन्जुगेट भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा और कॉन्जुगेट भी हो जाएगा, यानी कि y अपना साइन चेंज नहीं करेगा, x। तो जब भी खाली y अपना साइन चेंज करे तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट। ध्यान से समझ लेना, अगर y साइन चेंज करेगा, अगर y साइन चेंज करेगा तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बनेगा। बात समझ में आई, ओनली y, अगर क्या चीज, ओनली y, अगर ओनली x
साइन चेंज करे तो क्या बनेगा, निगेटिव कॉन्जुगेट। नहीं आ रही बात समझ में, क्लियर है ना। तो कभी किसी दिन अगर मैं लिख दूं z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, इक्वेशन में कहीं पर आ गया भैया -2 प्लस 3i, तो फट से इसको ऐसे लिख देना। नहीं आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है। जिस दिन सिर्फ x साइन चेंज करेगा उस दिन वो बेसिकली नेगेटिव के साथ क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है, नोट करो। क्या हुआ, लिखा ना यहां पर ओनली x, अगर खाली x साइन चेंज कर रहा है तो क्या बन गया, -z बार बन गया, -z बार बन गया। नोट किया। चलो ठीक है, मिटा दो। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजीशन वेक्टर। इनमें से कौन कौन से पोजीशन वेक्टर हैं। चलो भाई, पहला लिख रहा हूं i की पावर 4, i की पावर 5। दूसरा लिख रहा हूं -1 i की पावर 8, √-1 i की पावर 8। तीसरा लिख रहा हूं 10 π/2 -log2 log2। और चौथा है √e i की पावर 8। इनमें से कौन कौन से पोजीशन वेक्टर है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आमतौर से इस तरह का क्वेश्चन जेई में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बड़ा दिक्कत है। हमने क्या कहा अभी, हमने ये कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स लाइक ए पोजीशन वेक्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स लाइक ए, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले तो इसको पहचानना है। ये लिखा हुआ क्या है, ये क्या चीज है, क्या दे रखा है, गिवन क्या है, कोऑर्डिनेट्स। क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स। क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अच्छा भाई, ये कोऑर्डिनेट जो हैं ये कैसे होने चाहिए, हैं कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, हमेशा रियल। क्या कोऑर्डिनेट के पास आई हो सकता है, कोऑर्डिनेट के पास कभी भी आई नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या है ये, जरा इसको ध्यान से देखें। तो ये तो 1 बन गया और ये क्या बन गया, आई। तो ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर नहीं है। ये क्या चीज है, आई और 1, ये भी पोजीशन वेक्टर नहीं है। ये क्या चीज है, इंफिनिटी log2। क्या ये पोजीशन वेक्टर बन गया, अरे बोलो, क्या ये पोजीशन वेक्टर बन गया, अरे पोजीशन वेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा ये,
इन्फिनिटी, इनमें कहीं आई लगा हुआ है, हाँ बनेगा, ठीक है, इनफाइनाइट वेक्टर बन गया ये। क्या ये पोजीशन वेक्टर है? यस, ये पोजीशन वेक्टर है, रूट ई, ये क्या चीज है? रियल नंबर है ना ये, है ना, ये भी बेसिकली रियल है, और ये 1 के बराबर है, ये भी रियल है, तो यस ये पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। एलजेब्रा देखेंगे भाई, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का एलजेब्रा भाई आगे क्या? एलजेब्रा क्या होता है भाई? मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, बात समझ में आती है। अच्छा, जब एलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तभी तो हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं। एडिशन, सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस IY2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एडिशन कैसे करेंगे भाई? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 प्लस x2 प्लस IY2। बात समझ में? I जो है बेसिकली जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसको जो रियल एक्सिस पे नंबर होगा उसके खानदान से 90 डिग्री शिफ्ट कर देगा, 90 डिग्री पॉजिटिव साइड में शिफ्ट कर देगा। तो ये दोनों बेसिकली अलग अलग खानदान के हैं, तो जोड़ नहीं सकते ये, तो हम x1 और x2 को ही जोड़ सकते हैं, ये बात याद रखना। एडिशन किसका करेंगे? रियल पार्ट का अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का अलग करेंगे। तो अगर मैं इसको लिख दूं डायरेक्ट, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, है ना, प्लस I को कॉमन ले लूंगा Y1 प्लस Y2, ऐसे ही होगा। क्या बात समझ में आ रही? ठीक है, हाँ ध्यान से देखो, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है? सिंपल है। आगे बढ़ते। क्या सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होगा? हाँ, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होगा। तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आप लोग खुद ही। क्यों भाई? सब्ट्रैक्शन कर सकते हो? देखो, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सिंपल होगा। अब इसको बेसिकली ज्योमेट्रिकली और समझ लो। इसको कैसे समझ लो? ज्योमेट्रिकली और समझ लो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को आपको ज्योमेट्रिकली और समझ में आना चाहिए। बेटा ये कौन सा एक्सिस? रियल। ये कौन सा एक्सिस? इमेजिनरी, है ना। सपोज करते हैं दिस इज Z1 एंड सपोज करते हैं दिस इज Z2। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो Z1 क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक। दिस इज Z1, दिस इज Z2।
इन दोनों के पास एंगल कैसे होंगे, इसके पास सपोज θ1 है और इसके पास कैसा है, θ2 है। तो चूंकि ये पोजीशन वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं तो वेक्टर की तरह ऐड भी कर सकते हैं हम इनको, वेक्टर की तरह क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के अंदर पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से ऐड करते हैं, वेक्टर को बता रखा है। तो इसके पैरेलल यहां से लाइन खींचिए ऐसे, और इसके पैरेलल यहां से लाइन खींचिए ऐसे, ये दोनों जहां मिलेंगी ये बेसिकली क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, Z1 प्लस Z2। तो ये यहां पर इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं, Z1 प्लस Z2, है ना। बात समझ में आ रही है भाई। ये जो लंबाई थी इसको क्या बोल सकता हूं, मॉड Z1, अरे बोलो, बोल सकता हूं ना। और ये जो लंबाई थी इसको क्या बोल सकता हूं, मॉड Z2। और यहां से लेकर और यहां तक ये जो लंबाई है इसको क्या बोल सकता हूं, Z1 प्लस Z2 का मॉड। ठीक है, तो जो एडिशन हमने यहां पर किया है वो बेसिकली ये है। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखना, बहुत बारीक बात बताऊंगा, आगे चल के काम आएगी। क्या ये रियल पार्ट ऑफ Z1 है, रियल पार्ट ऑफ Z1? क्या ये रियल पार्ट ऑफ Z2 है? क्या ये रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 है? ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी रियल पार्ट ऑफ Z2 हो गया। बस समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इसके अंदर रियल पार्ट ऑफ Z2 जोड़ा, ये जोड़ा तभी तो ये आया है। समझ में आ गया, क्लियर हो गई? तो ग्राफ के जब क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां दिमाग चलाना पड़ेगा इस तरीके से। नोट करो, है ना, फिर मैं बीच की चीजें मिटा दूंगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये मिटा दूं, है ना, ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, इनको मिटा देता हूँ, इसको ही मिटा देता हूँ, थीटा इनको मिटा देता हूँ। ध्यान से सुनो, अभी हमने क्या निकाला है, Z1 प्लस Z2 निकाला, एडिशन किया। अब हम क्या निकालते हैं, Z1 माइनस Z2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, Z1 माइनस Z2। अच्छा ये बताओ, अगर Z2 बराबर है किसके, x प्लस आई वाई के, तो माइनस Z2 किसके बराबर होगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई के बराबर होगा या नहीं? ठीक है, मैंने यहां पे गलत लिख दिया, यहां पर ही लिखता मैं, है ना। Z2 किसके बराबर है, Z2 बराबर है x2 प्लस आई वाई टू, है ना, x2 प्लस आई वाई टू। तो माइनस Z2 किसके बराबर होगा, माइनस x2 माइनस आई वाई टू होगा। तो Z2 जहां पे बना हुआ है उसके जस्ट पीछे क्या बनेगा, माइनस Z2 बनेगा। बोलो, ये मिरर, ये
उसमें कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग। किसमें? क्यों ऐसा ही है क्या? देखो जरा, यही तो था, वही है, ऐसे ही तो बनेगा। मिरर इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? इसकी यहां की यहां से यहां पे। क्लियर? बात समझ में? अभी मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, ये डिफरेंस निकालना है। तो बेटा ये डिफरेंस का मतलब यही तो है, Z1 में माइनस Z2 जोड़ दूं। अब माइनस Z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, जो बेसिकली अपनी जगह को शिफ्ट कर चुका है। तो एक मेरे पास ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये रहा। तो यहां से पैरेलल लाइन खींचूं, यहां से पैरेलल लाइन खींचूं, जो बना ये क्या मिल गया मुझको? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया मुझको? Z1 माइनस Z2, है ना? बात समझ में आई? और ये क्या मिल गई? ये लेंथ क्या मिल गई? Z1 माइनस Z2 का मॉड। बोलो बात समझ में आ रही है? नहीं है ये बात समझ में? ये Z2 है तो माइनस Z2 इधर होगा। अब Z1 माइनस Z2 करना है, तो Z1 प्लस माइनस Z2 है, तो एडिशन किस किस का है? माइनस Z2 इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो माइनस Z2 को आप माइनस की निगाह से मत देखो, ये यहां पर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये माइनस Z2 है, इसको जोड़ना है। किस में जोड़ना है? Z1 में जोड़ना है। तो यहां से पैरेलल लाइन खींचो Z1 के बराबर, Z1 के पैरेलल, और यहां से पैरेलल लाइन खींचो Z2 के बराबर और Z2 के पैरेलल। जहां पे दोनों मिलेंगी इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। बात समझ में? तो अब ये जो लेंथ मिली हमको, ये क्या मिली? Z1 माइनस Z2 का बार, वो मॉड, और ये बेसिकली कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? Z1 माइनस Z2। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? ये सब क्लियर हो रहा है ना बेटा? हाँ, बहुत जरूरी है ये। है ना? समझ में आया? अब जरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। एक है Z1, एक है Z2। बात समझ में आ रही है? एक है मॉड Z1, एक है मॉड Z2, एक है Z1 प्लस Z2 का मॉड, एक है Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, और एक है Z1 माइनस Z2 का मॉड। कितनी चीजें? बहुत सारी चीजें, है ना? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? मॉड Z1। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से। मॉड Z1 की लंबाई है, मॉड Z2 की लंबाई है, इन दोनों को अलग अलग जोड़ा, इन दोनों को क्या किया? अलग अलग जोड़ा। इन दोनों को पहले जोड़ा, फिर इसका मॉड निकाला, और इन दोनों को घटाकर मॉड निकाला। ठीक है? तो ये तो दिख ही रहा है सबसे छोटा। अब ध्यान से समझ लो, सबसे बड़ा होगा ये तीनों बराबर, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और ये दोनों बेसिकली ये तीनों भी बराबर हो सकते हैं। कैसे होंगे अभी बाद में बात करेंगे, ध्यान से देखना। तो Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू
Z1 प्लस Z2 का मॉड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड। ये बात याद रखनी है हमेशा के लिए। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बड़ा होगा तो सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है? ये इसके बराबर हो सकता है, लेकिन या फिर ये छोटा होगा, ये इसके बराबर हो सकता है या फिर ये छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आप इसको ऐसे देखो, Z1 क्या है? इसके अकेले की लंबाई, Z2 क्या है? इसके अकेले की लंबाई, दोनों की लंबाई जोड़ दी तो ये तो सबसे ज्यादा हमेशा ही होगा। ये इसके बराबर कब हो सकता है? ये इसके बराबर तब हो सकता है जब Z1 ऐसे है, दिस इज Z1, और इसी की लाइन में Z2 है। जब ये दोनों बेसिकली इन दोनों का आर्गुमेंट सेम है। अगर Z1 और Z2 का आर्गुमेंट सेम है, इफ θ1 is equal to θ2, argument of Z1 and Z2 are equal, then Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड is equal to Z1 प्लस Z2। ये Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी? ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जब आर्गुमेंट सेम होगा। बात समझ में? अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया? मल्टीप्लिकेशन रह गया, डिवीजन रह गया है, कल करते हैं, है ना? गर्मी में कम पढ़ाई हो पाती है।